हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो आज हम फिर से एक और ग्रामर का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व करा चुकी हूँ। जिसने उन्हें नहीं देखा है वो मेरे इस चैनल पर जाकर देख सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैंने कवर कराए हैं और जो आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं। जिस भी एग्ज़ाम में आपको इंग्लिश ग्रामर पूछी जाती है उस एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, आज भी हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, साथ ही कुछ कॉन्सेप्ट्स को भी समझेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। यस, फर्स्ट क्वेश्चन इज, जस्ट अ मिनट, लेट मी करेक्ट माय पेन। यस, that's all right. Yes, first question is, choose the most appropriate one word substitutes for the expression given below. देखिए नीचे एक स्टेटमेंट दी है। बेसिकली ये एक क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से है। ठीक है, स्टेटमेंट है आ रूम फॉर द डिस्प्ले ऑफ वर्क्स एट आर्ट। तो बताइए ऐसे रूम को क्या कहेंगे? आ रूम फॉर द डिस्प्ले ऑफ वर्क्स ऑफ आर्ट। ऑप्शंस है आर्टरी, आर्टिलरी, गैलरी, लाइब्रेरी। What is the correct answer? A room for the display of works of art. देखिए वर्क्स ऑफ आर्ट, जैसा कि अक्सर आपने देखा होगा, जो बहुत बड़े बड़े पेंटर्स होते हैं या चित्रकार होते हैं वो बहुत बड़ी बड़ी अपनी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बना के और प्रदर्शनी लगाते हैं उसकी। ठीक है, पेंटिंग्स लगाई जाती हैं, तो उस एरिया को, पर्टिकुलर एरिया को क्या बोलते हैं? आर्टरी, आर्टिलरी, गैलरी, लाइब्रेरी। Yes, it is called gallery. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से ही है। सेंटेंस है आ सपोर्टर ऑफ कॉज ऑफ वुमन। ऑप्शन है आपके पास फेमिनाइन, फेमिनिस्ट, एफिमिनेट या सोफिस्ट। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? देखिए आपको भी अपनी तरफ से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और अपने आंसर्स को नोट करते चलना है। फिर बाद में आपको उन्हें मैच भी करना है कि आपके कितने आंसर्स करेक्ट हो रहे हैं। अ सपोर्टर ऑफ कॉज ऑफ वुमन, फेमिनाइन, फेमिनिस्ट, एफेमिनेट, सोफिस्ट। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, द करेक्ट आंसर इज फेमिनिस्ट। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जो सपोर्टर होता है वुमेन्स का उसे क्या कहते हैं? फेमिनिस्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स अ चार्लेटन। बताइए नीचे चार ऑप्शंस हैं, इनमें से किसका मतलब है एक चार्लेटन से? देखिए ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का जस्ट अपोजिट है। यहाँ पे वन वर्ड दिया हुआ है और उसकी पर्टिकुलर स्टेटमेंट बतानी है कौन सी होगी। तो चार्लेटन किसे कहते हैं? ऑप्शंस हैं हु प्रिटेंड्स टू हैव मोर स्किल देन ही रियली हैज, बी है अ मोडेस्ट वुमन, सी है अ जेंटलमैन एंड डी इज अ मिल्कमैन। क्या होगा इसका राइट आंसर? हु इज नन एज अ चार्लेटन? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हु प्रिटेंड टू हैव मोर स्किल देन ही रियली हैज। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो मतलब वास्तव में जो नहीं है वो बन के दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फोर, चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड। देखिए यहाँ पर एक जो सेंटेंस दिया है वो अभी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, एक प्रिंसिपल क्लोज होगी और एक सबऑर्डिनेट क्लोज, तो और इसमें एक कंजंक्शन दैट से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ये अभी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की फॉर्मेशन में है। अब हमें इसे कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना है। अब कंपाउंड सेंटेंस की पहचान क्या होती है? उसमें दोनों प्रिंसिपल क्लोजेज होंगी। ठीक है, अभी देखते हैं इसमें क्या होगा। सेंटेंस है वी ईट सो दैट वी मे लिव। तो इसका कंपाउंड फॉर्मेशन क्या होगा? ए है वी ईट टू लिव, ये तो सिंपल सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट है वी लिव टू ईट, एज वी लिव,
वी ईयर, सॉरी ईयर नहीं होकर ईट ही होना चाहिए, ठीक है। एज वी लिव वी ईट। नेक्स्ट इज वी विश टू लिव सो वी ईट। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? देखिए, कंपाउंड सेंटेंस के जो कंजंक्शन होते हैं उनके लिए एक ट्रिक है, वो ट्रिक अक्सर आपने सुनी होगी। क्या ट्रिक है वो? फैन बॉयज, ठीक है। वाई एस में यहाँ लिख देती हूँ, फैन बॉयज, ठीक। ये सारे कंजंक्शंस हैं, अगर कोई भी दो क्लॉजेज इन कंजंक्शन से जुड़ती हैं तो वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाते हैं, ठीक है। एफ मतलब क्या होता है? फोर, ठीक है। ए मतलब क्या होता है? एंड। एन मतलब क्या होता है? नोर, ठीक। बी फोर मतलब होता है बट। ओ से मतलब है और। एंड बाई से है यट। और एस से है सो। तो आप यहाँ भी पहचान सकते हैं, अगर सो कंजंक्शन किसी स्टेटमेंट में आ रहा है तो फिर वो कंपाउंड सेंटेंस माना जाएगा। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में, वी विश टू लिव सो वी ईट। तो ये कौन सी स्टेटमेंट होगी? ये सेंटेंस हो गया हमारा कंपाउंड सेंटेंस। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, choose the correct transformation of the following sentence from simple to complex। देखिए, यहाँ पर जो हमें सेंटेंस बनाना था वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स में बनाना था। बेसिकली यहाँ पे लिखा नहीं गया है सेंटेंस, तो आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पहचान के बताइए। ऑप्शन है रीड दिस बुक एंड राइट इंग्लिश करेक्टली। नेक्स्ट है रीड एंड राइट करेक्ट इंग्लिश। ऑप्शन नंबर सी है रीड दिस बुक दो यू वांट टू राइट करेक्ट इंग्लिश। डी है रीड दिस बुक इफ यू वांट टू राइट इंग्लिश करेक्टली। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? देखिए, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बनानी है, ध्यान रहे। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, रीड दिस बुक इफ। देखिए, इफ कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसी से हम समझ सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स है। रीड दिस बुक इफ यू वांट टू राइट इंग्लिश करेक्टली। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, आपको बताना है सिंगुलर किसका? लोकस का। लोकस का सिंगुलर क्या होगा? ऑप्शन है लॉकी, लॉक, लॉकस, लॉक्यू। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? देखिए, अक्सर ये माइनर से क्वेश्चंस हमें परेशान करते हैं, तो इसलिए इनकी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। तो जैसे कि वोकैब पार्ट हुआ, वोकैब में हमारे स्पेलिंग करेक्शन वाले जो क्वेश्चंस हैं वो अक्सर परेशान करते हैं। साथ ही ये सिंगुलर प्लूरल वाले क्वेश्चंस होते हैं जो डिफ़िकल्ट लगते हैं, ठीक है। तो इन सबको हमें कवर करना है। तो लोकस का सिंगुलर क्या हो जाएगा? लॉकी, ऑप्शन नंबर ए, LOCI। ओके, नेक्स्ट इज यस, प्लूरल ऑफ लार्वा। व्हाट इज द प्लूरल ऑफ लार्वा? ऑप्शंस है लॉर्वास, लार्वास, लार्व, लार्वे। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्या होगा इसका प्लूरल लार्वा का? यस, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, लार्वे, ठीक है। LARVAE। ओके, लार्वे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी 8, सिंगुलर ऑफ रेडियस। बताइए, रेडियस का सिंगुलर क्या होगा? ऑप्शन है रेडी, रेडियस, रेडी, रेडी। स्पेलिंग में अलग अलग है, प्रोनाउंसिएशन सेम इसी है, तो बताना है आपको कौन सा करेक्ट है, रेडियस, रेडी, रेडी या रेडी। सोचिए और आंसर कीजिए। यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेडी। ओके, रेडियस प्लूरल वर्ड होता है और रेडी इसका सिंगुलर है, रेडी। दिस इज द सिंगुलर एंड रेडियस इज द प्लूरल वर्ड। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल वर्ब। देखिए, यहाँ पर करेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग हमें करेक्ट वर्ब की फॉर्मेशन लगानी है। जैसे कि हर एक टेंस के अकॉर्डिंग जो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं वो चेंज होती रहती हैं,
तो उन्हीं के अकॉर्डिंगली लगाना है। सेंटेंस है वी डैश डिनर एट द पार्क होटल येस्टरडे। देखिए यहाँ पर येस्टरडे की बात की गई है, तो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस तो होगा नहीं। अब अगर हम ऑप्शन देखें तो चारों ही पास्ट टेंस से रिलेट करते हैं। ऑप्शन ए है हैड ईटन, बी है एट, सी है वर ईटिंग एंड डी है ईटन। तो देखिए ईटन कभी भी बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के यूज नहीं होगा, ठीक है, इसलिए ईटन तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब लेके ही चलती है। अगर हम वर ईटिंग की बात करें या फिर एट या हैड ईटन, तीन ऑप्शन हैं आपके पास। तो देखिए इसमें हैड ईटन भी नहीं आएगा, क्योंकि ये यस्टरडे की ही बात है, ज़्यादा समय नहीं हुआ इसे बीते हुए। सॉरी, इसे मतलब इसमें ना पास्ट इंडेफिनिट टेंस की फॉर्मेशन ज़्यादा सूटेबल है। ओके, तो वी एट डिनर एट पार्क होटल यस्टरडे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, गीता डैश 100 टाइम एवरी डे। तो देखिए यहाँ पे एवरीडे यानी कि हैबिचुअल एक्शन की बात हो रही है, और कहीं ना कहीं हैबिचुअल एक्शन को हम जब ट्रांसलेट करते हैं तो वो कौन से टेंस में करते हैं, हम करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब लगती है असर्टिव सेंटेंस के साथ, असर्टिव सेंटेंस के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, सॉरी, और उसमें जो वर्ब है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, ठीक है, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस ऐड कर देते हैं। तो जैसे यहाँ पे गीता सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर के साथ अब हम वर्ब देखें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, स्किप। लेकिन अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम इसमें एस और ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, स्किप्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, आई नो दैट यू डैश 20 ऑन योर लास्ट बर्थडे। ऑप्शन है वर, was, are, is. What is the correct answer? देखिए लास्ट बर्थडे की बात हो रही है, क्या होगा इसका राइट आंसर? आई नो दैट, देखिए यू है तो यू के साथ ना तो वाज लगेगा ना इज लगेगा, और दूसरी बात लास्ट बर्थडे की बात हो रही है तो इसलिए आर भी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर ए जो है वर, तो दिस इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, डैश द बॉय रिटर्न टू हिज विलेज। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो क्या लगेगा इसमें, शैल, विल, वाज, शांट। शांट मतलब शैल नॉट। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? देखिए अगर हम सेंटेंस टेंस के अकॉर्डिंग जाएं तो शैल का यूज सिर्फ हम आई और बी के साथ ही करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है द बॉय, तो द बॉय है तो यहाँ पे शैल का यूज हम नहीं करेंगे। अब दूसरी बात बचती है वाज और शुड नॉट की, तो क्या इनमें से करेक्ट होगा कोई आंसर? तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, द बॉय रिटर्न टू हिज विलेज, तो अगर वाज आ रहा होता तो वाज के साथ यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज हो रहा होता, इसलिए वाज रॉन्ग है। अभी यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी ही है, विल, विल द बॉय रिटर्न टू हिज विलेज। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, सॉन्ग्स डैश संग इन हिज मेमोरी। तो ऑप्शन है आपके पास इन, सॉरी, इज, वर, हैड, बीन। तो क्या आना चाहिए, सॉन्ग्स। सॉन्ग्स जैसा कि प्लूरल सब्जेक्ट है तो इज तो यूज होगा नहीं। ठीक है, अब आपके पास तीन ऑप्शंस बचे हैं, वर, हैड, बीन, और बीन भी यूज नहीं होगा। अब वर और हैड में से क्या आना चाहिए यहाँ पे, सॉन्ग्स डैश संग इन दी मेमोरी। तो देखिए अगर हम ध्यान से देखें और सेंटेंस की सेंस को समझें तो ये सेंटेंस अपने आप में एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। ठीक है, और अगर ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है तो यहाँ पर मोर प्रिफरेबल क्या है, वर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, देयर डैश सम बुक्स इन हिज बैग। तो बताइए क्या आएगा, सम बुक्स है यहाँ पे, और ऑप्शन है आपके पास इज, वाज, वर, हैव। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? देखिए
सबसे पहले हमें किसी भी वर्ब को लगाने से पहले सब्जेक्ट की पहचान करनी होती है कि हमारा सब्जेक्ट एग्जैक्टली क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। अब जैसा कि यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पे देयर को सब्जेक्ट नहीं मानेंगे हम, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है हमारा वो है सम बुक्स, ठीक है। अब सम बुक्स के अकॉर्डिंग सम बुक्स क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो ना तो इज लगेगा ना वाज लगेगा। ओके, अब दो ऑप्शन बचते हैं, हैव या फिर वर। तो क्या आना चाहिए, देयर हैव सम बुक्स इन हिज बुक या देयर वर सम बुक्स इन हिज बुक। जैसा कि हम रीड करके ही समझ पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, देयर वर सम बुक्स इन हिज बैग। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, आई हैव नॉट सीन हर डैश लॉन्ग। तो क्या आएगा, सिंस, फ्रॉम, एट, फोर। यहाँ से प्रपोजिशन के कुछ क्वेश्चंस हैं तो आपको बताना है कौन सी प्रपोजिशन यूज होगी। आई हैव नॉट सीन हर डैश लॉन्ग, क्या आना चाहिए, सीन हर, फ्रॉम लॉन्ग, सिंस लॉन्ग, एट लॉन्ग, फोर लॉन्ग। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है सिंस। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16, आई हैव गॉन डैश मैनी हार्डशिप। तो क्या आना चाहिए, फ्रॉम मैनी हार्डशिप, एट मैनी हार्डशिप, फॉर मैनी हार्डशिप या फिर थ्रू मैनी हार्डशिप। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, क्या होगा इसका राइट आंसर। आई हैव गॉन, देखिए गोन के साथ कौन सी मतलब फ्रेजल वर्ब बननी है यहाँ पर एक, ठीक है। तो गोन के साथ कौन सी वर्ब आनी चाहिए, सॉरी प्रीपोजिशन आनी चाहिए। तो गॉन के साथ लगेगा गॉन फ्रॉम, गॉन एट, गॉन फॉर, गॉन थ्रो। तो जैसा कि हम रीड करके ही समझ पा रहे हैं, गॉन थ्रो। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 17, करेक्ट वन प्रोवर्ब। ओके, यहाँ पे एक प्रोवर्ब दी हुई है जिसे करेक्टली सुधारना है और उसे फिल करना है। आ स्टिच इन टाइम सेव्स 1 2 9 11। क्या आना चाहिए यहाँ पे, सोचिए और आंसर कीजिए। आ स्टिच इन टाइम सेव्स डैश। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ओके, a stitch in time saves 9. Okay, now next question, question number 18, complete the following proverb by choosing the correct word। यहाँ पर भी हमें इस proverb को complete करना था। it ever rain put pours, आई थिंक यहाँ पे लिखना ये मिसप्रिंट हो गई है, यहाँ पे लिखना नहीं लिखा नहीं है वो proverb। तो यहाँ पे सेंटेंस देख लेते हैं, इट एवर रेन्स बट पोर्स, इट टेक्स थ्री टू मेक अ किल नॉट द गूज दैट लेज द गोल्डन एग्स, और किलिंग थ्री बर्ड्स विथ टू स्टोन। यहाँ पे जो करेक्ट प्रोवर्ब है ना वो यही लग रही है मुझे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, किल नॉट द गूज दैट लेज द गोल्डन एग्स। और कोई प्रोवर्ब परफेक्टली मैच नहीं हो रही, मतलब परफेक्ट है ही नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19, विच इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम बेक्ड अप। बताइए बेक्ड अप की का मीनिंग क्या है, इस ईडियम का मीनिंग क्या है बेक्ड अप। ऑप्शंस हैं सोल्ड, कोरोडिड, सॉरी यहाँ पे ये टाइपिंग एरर है, ठीक है, सपोर्टेड, फैब्रिकेटेड, और यहाँ पे लिख दीजिए कलेक्टेड, कलेक्टेड, ठीक है। अभी बताइए इसमें से करेक्ट क्या होगा, बैक्ड अप का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैक्ड अप। यस, बैक्ड अप का मीनिंग होता है सपोर्टेड। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, टिक द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम कम अबाउट। कम अबाउट का मीनिंग क्या होगा, ऑप्शन है गेट, प्लेस, हैपन, रिकवर। सोचिए और आंसर कीजिए।
कम अबाउट, जैसा कि आप पढ़ के ही समझ पा रहे होगे, कम अबाउट मतलब क्या होता है? गेट होता है मतलब कुछ पाना होता है, प्लेस होता है मतलब कुछ स्थित करना या स्थान, हैपन होता है, रिकवर होता है। तो कम अबाउट का मीनिंग होता है हैपन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21, अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ एल डोरेडो। बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल डोरेडो? ऑप्शन है आपके पास, जस्ट अ मिनट, यस, ऑप्शन है आपके पास, एन अटेनेबल थिंग, एन अप्रोचेबल, एन अनअटेनेबल थिंग, एन इनविंसिबल थिंग। एल डोरेडो का मतलब क्या होता है? सोचिए और आंसर कीजिए। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, एल डोरेडो मीन्स होता है एन अनअटेनेबल थिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज 22, दैट विच स्टेज फॉर अ लॉन्ग टाइम इज। बताइए उसे क्या बोलेंगे? एक ऐसी चीज जो बहुत लंबे समय तक टिकी रहे। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? दैट विच स्टेज फॉर अ लॉन्ग टाइम। ऑप्शन है एवरलास्टिंग, परमानेंट, ड्यूरेबल, एटर्नल। सोचिए और आंसर कीजिए। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? देखिए, हालांकि जो लंबे समय तक टिकी रही चीज उसे एवरलास्टिंग भी बोलते हैं, जो काफी लंबे समय तक चलती है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें, जो मोस्ट सूटेबल वर्ड है वो है ड्यूरेबल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दैट विच स्टेज फॉर अ लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड ड्यूरेबल। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23, चूज करेक्टली स्पेल्ड। ओके, इसमें से उस वर्ड को छांटना है जिसकी स्पेलिंग बिल्कुल राइट है। बिगिनिंग है, एक्सप्लेनेशन है, गैरेज है, या फिर मेंटेनेंस है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। किसकी स्पेलिंग बिल्कुल करेक्टली लिखी गई है? तो यहाँ पे जो करेक्ट स्पेलिंग है वो गैरेज की सही लिखी हुई है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में NITION आना चाहिए आई थिंक, मेंटेनेंस में भी NENCE होना चाहिए, और बिगिनिंग में भी BEGAIN होना चाहिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट इज 24, परपेचुअल मीन। बताइए, परपेचुअल मीन्स क्या होता है? रिजिड, होली, एटर्नल, रूड। देखिए, यहाँ पे सिनोनियम ही पूछा गया है, इसका मीनिंग क्या होगा परपेचुअल का? रिजिड है, होली है, एटर्नल है, रूड है। सोचिए और आंसर कीजिए। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, परपेचुअल का मीन्स होता है एटर्नल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड आउट द करेक्ट मीनिंग ऑफ स्टिमुलेट। बताइए, स्टिमुलेट का करेक्ट मीनिंग क्या है? ऑप्शन है मूव, पुश, राउज इंटरेस्ट, या प्रिटेंड। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? स्टिमुलेट मीन्स क्या होता है? सोचिए और आंसर कीजिए। यस, जैसा कि आपने अक्सर साइकोलॉजी में ये वर्ड सुना होगा, स्टिमुलेशन। ठीक है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। ठीक है, अब यहाँ पे स्टिमुलेट का मतलब क्या है? यहाँ पे है राउज इंटरेस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, राउज इंटरेस्ट।
ठीक है। स्टिमुलेट मीन्स होता है राउज इंटरेस्ट, मतलब किसी के इंटरेस्ट को राउज करना, जगाना। ठीक है, ओके। तो आज के लिए मेरे पास इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आपको इसे क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है, शेयर करना है, लाइक करना है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, आपको कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस मुझे देने हैं। आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, अगर आप कोई सुधार या फिर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप उसमें कर सकते, मतलब लिख के बता सकते हैं मुझे। ठीक है, और इससे अलग अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उसके बारे में भी बता सकते हैं। हम डिस्क्रिप्टिव मोड में भी हम काफ़ी सारे वीडियोस को कर लेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड स्टे कनेक्ट टू लेट्स स्टडी साथ साथ।